हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, हम आज के लेक्चर में आपके लिए लेके आए हैं व्रत यानी सर्कल। इससे रिलेटेड कुछ शब्दावली, इससे रिलेटेड सवाल किस तरीके के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आज हम इसके बारे में ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? व्रत यानी सर्कल की। और देखने में ये कैसा होता है दोस्तों? तो ये हमारा व्रत का डायग्राम है। इसी प्रकार का व्रत होता है, इसी प्रकार से व्रत आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्रत की परिभाषा के बारे में। तो बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो क्या है इसकी परिभाषा? किसी समान बिंदु से एक दूसरे बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है? हमारा व्रत कहलाता है। तो किसी समान बिंदु से एक दूसरे बिंदु का बिंदुपथ, मतलब एक बिंदु है, वहां से समान बिंदु का बिंदुपथ, मतलब यहां से मैंने अगर शुरुआत करी तो मैं वापस जब यहां पे आ जाऊंगा तो जो भी मैंने अपना रास्ता ट्रैवल किया है या मैंने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है उसको कहते हैं हम बिंदुपथ या व्रत। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं अगर यहां से शुरुआत कर रहा हूं और ये एक मेरा दूसरा पॉइंट है ना, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो इस बिंदु से लेके यहां तक का पथ और यहां से लेके यहां तक का जो पथ कवर करता हूं मैं, उसे कहते हैं हम लोग व्रत। तो ये हो गया आपकी व्रत की परिभाषा। अब हम इससे जुड़ी कुछ शब्दावली के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से कुछ शब्दावलियां हैं व्रत से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में अक्सर वन लाइनर में पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं शब्दावली के बारे में। तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा चाप, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों चाप? तो इसे हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि का कोई भी भाग। क्या लिख सकते हैं? चाप जो होता है वृत्त की परिधि का कोई भी भाग। मतलब मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और मुझे पता है कि ये जो बाहर की जितनी लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो इसका कोई भी एक भाग, मान लीजिए ये वाला भाग जो हो गया, ये वाले भाग को अगर मैं देख लूं तो ये मेरा हो जाएगा एक चाप। इसी तरीके से यहां भी अगर कुछ ऐसा मैं डार्क में ले लेता हूं, मान लीजिए ये वाली जो चीज है, ये वाला भाग, ये भी मेरा किसके अंदर आ जाएगा? चाप के अंदर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है चाप क्या होता है? व्रत की परिधि का कोई भी एक ये भाग होता है ना। अब हम दूसरी शब्दावली की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरी शब्दावली क्या कह रही है। तो दूसरी शब्दावली है इसकी केंद्र, या जिसे हम सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर भी कहते हैं। क्या होता है दोस्तों हमारा केंद्र? तो हमारा केंद्रक होता है वृत्त के सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु। क्या होता है? वृत्त के सभी बिंदुओं से, मतलब मान लीजिए वृत्त में कोई एक ये बिंदु है और ये बिंदु और या ये बिंदु मान लूं, तो जो इसकी और इसकी लंबाई होगी या दूरी होगी वह बराबर होगी। तो समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी वाला। तो किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी इसमें। तो केंद्र क्या होता है? केंद्र को मैं इससे डिनोट कर सकता हूं। मान लीजिए केंद्र को मैंने O लिख दिया यहां पे, तो जो O है और A है, इसको मान लीजिए B कर लेता हूं, तो OA हमेशा बराबर होगा OB के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो केंद्र होता है वो सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु होता है, मतलब सभी बिंदुओं से उसकी समान दूरी होती है। जितने भी बिंदु आपको इस वृत्त में दिख रहे हैं, मान ले आप यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए, या इधर इधर किधर भी मान लीजिए, तो इसकी हर बिंदु से समदूरस्थ दूरी होगी। मतलब सारी दूरियां कैसी होंगी? बराबर होंगी, है ना। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी शब्दावली के बारे में। तीसरी शब्दावली देख लेते हैं कि व्रत की तीसरी शब्दावली जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो तीसरी शब्दावली पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्ग 3 के, जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेस आपको
परीक्षा ऐप में मिल सकते हैं। आप परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पे आप वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेस में जाइए, अपने आप को एनरोल करिए। वहां पे आपके 5 विषय, जी हाँ दोस्तों, आपका गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यावरण और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 5 के 5 विषय आपके वहां कवर किए जा रहे हैं। डेली 3 क्लासेस लग रही हैं, 6:15, 7:15 और 8:15 पे। ये तीनों क्लासेस 1-1 घंटे की आपकी क्लासेस लग रही हैं। फैकल्टीज आ रहे हैं, ये लाइव क्लासेस चल रही हैं। जिस प्रकार की भी आपको डाउट जा रही हो, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड भी आप सवाल पूछ सकते हैं, या जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें भी जो आपको डाउट्स आ रही हैं वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं और फैकल्टीज से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेज कितने में? ये वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेज आपको 4999 में परीक्षा में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप शिक्षक 25, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक 25 इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको ये वीडियो कोर्सेस 3749 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है आपके वर्ग 3 के एग्जाम के लिए, तो जल्द से जल्द जाइए, अपने आप को वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्स में एनरोल करवाइए और वर्ग 3 की बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरी शब्दावली के बारे में, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो जो हमारी तीसरी शब्दावली है वह है जीवा, या जिसे हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी शब्दावली होगी। क्या होती है ये? एक रेखाखंड, वृत्त पर एक रेखाखंड जो किसी भी दो बिंदुओं से मिलकर बनता है, 2 बिंदुओं से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये मेरा एक वृत्त हो गया, एक ये बिंदु हो गई और एक ये बिंदु हो गई। तो ये मान लीजिए मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और सेंटर हमेशा ओ। मैं हमेशा ओ लेके चलता हूं, आपको एक्स मानना है, वाई मानना है, जो मानना है आप उसको मान सकते हैं। तो 2 बिंदुओं पे खींचा गया एक रेखाखंड, तो ये कहलाता है हमारा जीवा। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है? हमारी जीवा या कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चौथी शब्दावली की। दोस्तों चौथी शब्दावली है हमारी त्रिज्या, या जिसे हम कहते हैं रेडियस। क्या है? त्रिज्या या रेडियस, इसे रेडियस भी इंग्लिश में कहते हैं। तो तीसरी हमारी चौथी शब्दावली जो महत्वपूर्ण है वो है त्रिज्या। ओ ए बराबर त्रिज्या। ठीक है, अगर आपको कोई और भी दूसरा वृत्त बनाना है, इसी के जैसा अगर आपको कोई एक और वृत्त बनाना है, तो आप क्या करेंगे? ओ ए की त्रिज्या का माप ले लेंगे, दूसरे त्रिज्या पे रखेंगे और कॉम्पास की मदद से उसको सर्कुलर घुमा के आप एक और वृत्त बना सकते हैं। तो त्रिज्या जो होती है वह मध्य में रहती है, या इसकी जो दूरी रहती है, तो जो त्रिज्या होती है यह मध्य से जो भी किसी भी वृत्त पर एक बिंदु बनती है उसे त्रिज्या कहते हैं, और ये सभी जगह समान होती है। अगर मैं ये वाली भी इसकी दूरी ले लूं तो ये भी हमेशा समान होती है। त्रिज्या से ही जुड़ी एक और चीज होती है हमारी व्यास। त्रिज्या और व्यास, अगर मैं ये वाली लाइन को यहां तक बढ़ा दूं और ये दूसरे बिंदु पर टच करने लगे तो ये कहला जाएगा मेरा व्यास। और व्यास, इसको डायमीटर भी कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछ ले कि व्यास क्या होता है, तो व्यास आपको याद रखना है ये त्रिज्या का दुगना होता है। या हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी त्रिज्या होती है वो व्यास का 1/2 भाग होती है। व्यास का 1/2 भाग होती है हमारी त्रिज्या, और हमारा ये व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके एग्जाम में जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो वो त्रिज्या दे देगा और आपसे सीधे व्यास पूछ सकता है। इसके आधार पे आपको परिधि की लंबाई या क्षेत्रफल निकालने को बोल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अक्सर एग्जाम में भूल जाया करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं और शब्दावलियों के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं त्रिज्य खंड के बारे में। क्या? त्रिज्य खंड, या जिसे मैं क्या कह सकता हूं? सेक्टर भी कह सकता हूं। तो क्या होता है त्रिज्य खंड? क्या होता है? किसी भी दो त्रिज्याओं
के बीच का क्षेत्र जो चाप से घिरा रहता है, चाप से घिरा रहता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेक्टर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा सेक्टर कहलाता है। मतलब आइए देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए वृत्त है, एक त्रिज्या मेरी हो गई ये ओ ए और एक त्रिज्या हो गई मेरी बी। तो ओ ए और ओ बी, तो इन दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र जो किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है मान लीजिए किसी चाप से। तो यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी है मेरी एक चाप, है ना। तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड, या कह सकते हैं हम इसको सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, और शब्दावलियों के बारे में देख लेते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग अगली शब्दावली के बारे में, जो है मेरी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, या जिसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो दोस्तों क्या होती है टेंजेंट? तो किसी भी एक बिंदु पर वृत्त के समतलीय छूने वाली जो रेखा होती है, किसी भी एक बिंदु पर, मान लीजिए ये मेरा P है, ये Q है, तो ये क्या कर रहा है? इस पॉइंट पे वृत्त को टच कर रहा है। तो PQ वह भुजा होती है या वह रेखा होती है जो वृत्त को किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श करती है या स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको हम लोग ने क्या कहा है? स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट क्या होती है? किसी भी एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। दोस्तों यही सारी आपकी शब्दावलियां हैं जो आपके मुख्य एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कह सकता है कि वह रेखा का नाम बताइए जो वृत्त को किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है? स्पर्श रेखा। ठीक है, इसी तरीके से शब्दावलियां जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने अभी डिस्कस कर ली। आइए वृत्त से जुड़े कुछ सवालों के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके के सवाल आपको वृत्त में देखने को मिल सकते हैं। तो हमने वृत्त से जुड़ी जितनी भी शब्दावली हैं जो आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो हम लोग ने डिस्कस कर ली है। और अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज की, जो हमारी एक और चीज छूटी, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा वृत्त होता है यह कुल होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का। और इसी में एक चीज आ जाती है अर्धवृत्त। आपको अक्सर एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, लिखा आ सकता है वहां पे अर्धवृत्त। क्या होता है दोस्तों ये अर्धवृत्त? तो अर्धवृत्त क्या होता है? किसी भी एक वृत्त का आधा हिस्सा जो है वो हमारा कहलाता है अर्धवृत्त। क्या कहलाता है? वो हमारा अर्धवृत्त। ठीक है, भाग दे देंगे तो हमारा बन जाएगा 180 डिग्री। कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा अर्धवृत्त, ये ऊपर वाला हिस्सा भी हो सकता है, नीचे वाला हिस्सा भी हो सकता है, और अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा वृत्त। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको याद रखना है कि 360 डिग्री ये और 180 डिग्री। मान लीजिए आपके एग्जाम में सवाल आ गया कि एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है और यहां से लेके यहां तक का एक वो दे दिया आपको कि OAC, ठीक है, ये कोण दे दिया आपको कि OAC बराबर है 140 डिग्री के। कितना है OAC बराबर? 340 डिग्री। तो बची हुई जगह का कोण बताइए कि बचा हुआ जो एरिया है या बची हुई जो जगह है उसका कोण क्या होगा। तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि वृत्त का कोण, पूर्ण कोण कितना होता है वृत्त का? 360 डिग्री होता है। इसमें से हम 140 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 220 डिग्री। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 220 डिग्री, है ना। ऐसे ही मान लीजिए एक और कोई सवाल आ गया। सवाल आ गया कि एक वृत्त है, उसमें एक जो सेक्टर है ना, जो सेक्टर हमने पढ़ा था त्रिज्यखंड, जिसे त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ दोस्तों एक त्रिज्यखंड है, उसका कोण बताइए कि वो कितने अंश का होगा। अगर जो उसका बाहरी कोण है, जो उसमें बाहरी कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारा 250 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? हम 360 डिग्री में से 250 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। तो देखो दोस्तों, ये 250 अंश है, ये 110 अंश है। जब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 360 मिलेगा ना। तो इसी तरीके से अगर कोई भी एक चीज पता नहीं है तो मैं उसको 360 से अगर घटा दूंगा तो मेरे को ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 110 डिग्री।
ठीक है, तो इस तरीके से सवाल भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। मान लीजिए उसने दो, एक ये वृत्त बना दिया और एक ये वृत्त बना दिया, और उसने कहा ये दोनों वृत्त समान त्रिज्या के हैं, ठीक है, इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो दोनों की समान है। अब उसने बोल दिया कि अगर एक की व्यास, मान लीजिए यहाँ पे हम सवाल ले लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r1 बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे r2 की वैल्यू नहीं दी गई है, r2 की वैल्यू नहीं दी गई, r1 की वैल्यू दे दी, और कहा कि दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो दूसरे वाले वृत्त का व्यास निकालिए। तो जब हमें पता है कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो हम r1 बराबर r2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से इसका व्यास क्या होगा, मुझे पता है व्यास का फॉर्मूला होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, वह त्रिज्या का दुगना होता है, d2 निकालना है मुझे, तो 5 इंटू 2 कर दूंगा तो मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं, चलिए आगे और देख लेते हैं किस किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये सवाल आ गया आपके एग्जाम में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात करें। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो वृत्त की परिधि की लंबाई होती है, वृत्त की परिधि की लंबाई होती है, उसे हम किससे डिनोट करते थे, उसको हम c से डिनोट करते थे, किससे, c से, है ना, कैपिटल C से डिनोट करते थे हम उसको, और ये बराबर होती थी 2 पाई r के, है ना, जिसमें r क्या होता था, हमारा त्रिज्या होता था, और पाई क्या होता था, 22/7। क्यों, क्योंकि ये सवाल में नहीं दिया गया, तो उसकी वैल्यू हमेशा हम क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। अब यहाँ पे r की वैल्यू मतलब त्रिज्या की वैल्यू मुझे दी है 42 सेंटीमीटर, मुझे क्या करना है, खाली यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 7 से 42 कटा 6 बार में, तो 12 गुणित कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर इसकी ट्रिक वही जो हमने बताया था कि सबसे पास वाली चीज को सॉल्व करना है, तो उस ट्रिक से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12 दूनी 24, 4 2 हासिल की, 12 दूनी 24, 264 सेंटीमीटर। तो मेरा परिधि की लंबाई क्या आ जाएगी इस वृत्त की परिधि की लंबाई मेरी आ जाएगी 264 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ क्या दे दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो उस वृत्त की ये तीन चीजें निकालनी है, इसमें क्या, त्रिज्या निकालनी है, व्यास निकालना है उसमें, और परिधि की लंबाई को भी ज्ञात करना है। तो ये तीन चीजें हमें एक डेटा से निकालनी है। तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हमें पता है 154 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल का सूत्र मुझे पता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 154 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको 22/7 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणित r स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, और तो इसको मैं जब इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 154 गुणित 7/22। ठीक है, अब मैं 22 से इसको काट लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो यहां से r मतलब हमारी त्रिज्या निकल के आ गई, तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी, हमारी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यास की। दोस्तों मुझे व्यास का फॉर्मूला भी पता है, व्यास का फॉर्मूला क्या है, d बराबर 2r, मतलब त्रिज्या का दुगना कितना होता है, व्यास होता है। तो जब 2 को 7 में गुणा कर दूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरी व्यास भी निकल के आ गई कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब बात कर लेता हूं परिधि की लंबाई की। परिधि की लंबाई का सूत्र मुझे पता है, क्या होता है दोस्तों परिधि की लंबाई का सूत्र, तो परिधि की लंबाई का सूत्र होता है c बराबर 2 पाई r, है ना। यहाँ पे 2 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू दी नहीं है ना, r की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी 7, ये कटा तो यहाँ से मेरी परिधि की लंबाई कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। तो परिधि की लंबाई मेरी कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। तो देखा दोस्तों आपने कि एक डेटा से, खाली एक उसने क्षेत्रफल देके रखा था, उससे मदद से हमने त्रिज्या भी निकाली, व्यास भी निकाल लिया और परिधि भी निकाल ली। इसी तरीके से अगर इसमें उल्टे भी जाए, मान लीजिए अगर त्रिज्या दिया रहता और कहता व्यास निकालिए परिधि निकालिए
परिधि की लंबाई निकाली और क्षेत्रफल निकाली, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि क्षेत्रफल दिया है और वो व्यास पूछ ले आपसे कि उस वृत्त का व्यास क्या होगा, या वो पूछ ले कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या उस वृत्त की परिधि की लंबाई क्या होगी। इस तरीके से किसी भी तरीके से आपको वो एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, एक आध प्रश्न और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में ट्रिकी थोड़ा हो सकता है, जो आपको एग्जाम में थोड़ा सा ये लगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो वैसे सवाल हम लोग एक आध बार देख लेते हैं। वैसे सवाल हम लोग एक दो देख लेते हैं। मान लीजिए सवाल आ गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके व्यास, परिधि की लंबाई, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा भी सवाल आ गया, इसमें कोई डेटा नहीं दिया है, हमें नहीं पता है कि त्रिज्या पहले कितनी थी, 50% बढ़ाने के बाद कितनी हो गई, है ना, उसका क्षेत्रफल क्या है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। खाली हमें क्या बता दिया गया है कि त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके के सवाल भी जो मैं बता रहा था ना आपको कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं, वो इस तरीके के सवाल हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्या मुझे दिया नहीं है, तो मैं पुरानी त्रिज्या को क्या मान सकता हूँ, R1 मान सकता हूं, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं, इसका डेटा मेरे पास है नहीं, तो पुरानी त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, R1 मान लिया। तो जो मेरी नई त्रिज्या होगी, नई त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों लिखा है कि 50% बढ़ा दिया गया। तो अगर पहले मान लीजिए 100 थी कोई चीज, तो जब उसमें 50% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, है ना, 150 हो जाएगी ना सीधे सीधे। तो सीधे वही हम करेंगे, तो हमारी नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.5 R1। ठीक है, तो यहां से मेरी नई त्रिज्या निकल के आ गई। अब देखते हैं व्यास। तो पुराना, ये जो नई चीजें हम निकालेंगे उसको इस साइड लिखूंगा मैं, और जो पुरानी चीजें रहेंगी जो पुरानी त्रिज्या के हिसाब से निकालेंगे उसको अपन इस साइड लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यास की। तो व्यास मुझे पता है कितना था, कितना होता है, 2 into R होता है, या R into 2 जो भी लिख सकता हूं मैं। तो इस हिसाब से यहां से कितनी हो गई है, 2R1। मतलब पुरानी त्रिज्या का व्यास क्या हो जाएगा मेरा, 2R1, और जो मेरा नया व्यास होगा, जो मेरा नया व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, तो नई त्रिज्या में 2 का गुना करना है मुझे, है ना, जब इसमें करूंगा तो मेरा आ जाएगा 3R1। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2R1 था, यहाँ पे 3R1 था, मतलब जो हमारा व्यास है ये भी कितने प्रतिशत बढ़े आएगा, 50% हमारा व्यास भी बढ़े आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम परिधि की लंबाई की। तो मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूं, C लिख लिया मैंने, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 2 पाई R, और R की वैल्यू यहाँ त्रिज्या की वैल्यू क्या थी, R1 ही थी, तो 2 पाई R1। मतलब ये तो पुरानी एज इट इज रहेगी। नई उसकी नई परिधि की लंबाई की बात कर लेते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C बराबर 2 पाई, अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या बढ़ के हो गई है, 1.5 R1। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये 3 पाई R1। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो त्रिज्या है, जो हमारी परिधि की लंबाई है, जो हमारी परिधि की लंबाई है वो भी कितनी बढ़ गई, 50%, वो भी बढ़ गई। आइए देखते हैं क्षेत्रफल में इसका क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे पता है, कितना होता है, पाई R स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई R स्क्वायर। यहाँ पे R की वैल्यू मैंने क्या लेके रखी है, R1 लेके रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पाई R1 स्क्वायर ही रहेगा। अब इस वाले इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर। अब R1 की नई वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1.5 R1 है। तो मैं क्या कर लूंगा, पाई 1.5 R1 का स्क्वायर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2.25 पाई R1 का स्क्वायर। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई दोस्तों, तो इसमें हो गई 2.25, यानी 225% की वृद्धि हुई है। पहले 100% था, अब कितना हो गया, 225%। तो अंतर कितना हो गया दोनों में, तो 125% की वृद्धि हुई है। बाकी दोनों में हमने देखा था कितने कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 50% की, इसमें 50% की वृद्धि हुई थी। लेकिन इसमें कितनी वृद्धि हुई है, इसमें 125% की वृद्धि हुई है ना। तो ये दोस्तों इस तरीके के भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 की, जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेज परीक्षा ऐप में स्टार्ट हो चुके हैं। 12 जनवरी से ये वीडियो कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं।
आप परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप जाइए, वर्ग 3 के वीडियो कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाइए और पांचों सब्जेक्ट आपका गणित, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी और आपका पर्यावरण, ये पांचों सब्जेक्ट वहां पे कवर किए जा रहे हैं। डेली 3 क्लासेस 6:15 बजे, 7:15 बजे और 8:15 बजे, ये टाइम को मत भूलिएगा। डेली ये 3 क्लासेस लग रही हैं, 1-1 घंटे की लाइव क्लासेस लग रही हैं। आपको जो भी डाउट हो आप जाइए यहाँ पे फैकल्टी से अपनी डाउट क्लियर करिए। ठीक है दोस्तों, तो जो ये परीक्षा की लाइव वीडियो कोर्सेस है ये अवेलेबल है हमारे 4999 में। परीक्षा ऐप में ये अवेलेबल है कितने में? 4999 में। लेकिन आप शिक्षक 25, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक 25 ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको सीधे सीधे 25% ऑफ मिल जाएगा और ये वीडियो कोर्स आपको मिल जाएंगे 3749 रुपए में। कितने मिल जाएंगे? 3749 रुपए में। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द जाइए, अपने आप को एनरोल करवाइए, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बच गए हैं वर्ग 3 की तैयारी के लिए, है ना। वर्ग 3 का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप जल्द से जल्द जाइए, यहाँ पे एनरोल करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और एमपी परीक्षा की यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।